हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 9th, जिसमें पहला चैप्टर है हमारा हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें इस चैप्टर के हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। सबसे पहले तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि पदार्थ किसको बोलते हैं। पदार्थ क्या होता है? कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है उसको हम पदार्थ बोलेंगे। लेकिन जो इमोशंस होते हैं हमारी जो फीलिंग्स होती हैं वो पदार्थ नहीं होते, क्योंकि वो जगह नहीं घेर रहे हैं, वो तो सिर्फ हमारी इमेजिनेशन में है या फिर हम उसको फील कर पा रहे हैं। तो इसमें से जैसे कुर्सी है, वायु है, ये क्या है? पदार्थ हैं, क्योंकि वायु भी जगह घेर रही है। लेकिन जो स्नेह है, गंध है, स्नेह क्या है? एक इमोशन है। गंध क्या है? स्मेल है। घृणा भी एक इमोशन है। तो जो ये इमोशन होंगे तो इनको हम पदार्थ में काउंट नहीं करेंगे। ऐसे ही बादाम एक पदार्थ है। जो विचार होता है, आप विचार को भी आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं तो वो भी पदार्थ नहीं होगा। शीत, आप किसी चीज़ को ठंडा फील कर रहे हैं तो शीत क्या है? फीलिंग है। तो ये भी विचार मतलब पदार्थ नहीं होगा। नींबू पानी है, वो पदार्थ होगा। इत्र की सुगंध, अगर आपको बोला जाता कि इत्र तो पदार्थ होता, लेकिन इसमें बोला गया है इत्र की सुगंध, तो वो तो स्मेल है ना, तो वो पदार्थ नहीं होगा। तो इसमें से पदार्थ क्या क्या है? कुर्सी, वायु, बादाम और नींबू पानी, ये पदार्थ हैं, क्योंकि ये स्थान घेरते हैं। आप इनको कहीं भी रखोगे तो कुछ जगह घेरेंगे ना, और इनका कुछ द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से भी आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। आप लोगों ने अपने घर में भी देखा होगा कि जब घर में खाना बनता है किचन के अंदर तो पूरे घर में उसकी स्मेल चली जाती है। लेकिन अगर कोई चीज़ ठंडी है और वो रखी हुई है किचन में तो उसकी स्मेल नहीं पहुँचती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब गर्मा गर्म कोई चीज़ है, गर्म होने का मतलब क्या है कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसके जो कण होंगे वो ज़्यादा गति करेंगे और उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिसके कारण जो खाने की जो स्मेल है वो पूरे घर में फैल जाएगी। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ते ही गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, और गतिज ऊर्जा बढ़ रही है तो उसके कारण विसरण ज़्यादा होता है। विसरण का मतलब होता है कोई भी जो चीज़ होती है वो दूसरे पदार्थ में अगर अपने आप घुल जाए तो क्या है, खाने की जो स्मेल है वो वायु के अंदर अपने आप ही घुल रही है और पूरे घर में फैल रही है। तो ये विसरण के कारण होता है ऐसा। अगर एक नंबर में आपसे पूछा जाए कि किसके कारण हो रहा है, किस प्रक्रिया के कारण हो रहा है, तो आप विसरण नाम देंगे। लेकिन अगर पूरा एक्सप्लेन करना है तो फिर आप ऐसे लिखेंगे कि गर्मा गर्म खाना है तो तापमान उसका ज़्यादा है, जिसके कारण वो जो कण होंगे वो गति करेंगे, गतिज ऊर्जा उनकी बढ़ जाएगी, जिसके कारण वो पूरे घर में फैल जाएंगे। ठंडे खाने में क्या होगा? टेम्परेचर उसका कम है तो गतिज ऊर्जा भी कम और विसरण भी कम। नेक्स्ट है, जो गोताखोर होता है जब वो स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा होता है तो गोताखोर जो होता है वो अपने दोनों हाथों से ऐसे दोनों हाथों को इधर इधर चलाते हैं ना, एक को उस तरफ एक को उस तरफ, और ऐसे करके ही वो गति करता है। तो पानी को एक तरीके से काट रहा होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? पानी को काट रहा है। इसका मतलब क्या है? जो पानी के जो कण हैं उनके बीच में कोई खाली जगह थी। जैसे पानी के ये दो कण हैं, इनके बीच में कोई खाली जगह होगी तभी तो हम इन दोनों को अलग अलग कर पाएंगे। और इनके बीच जो आकर्षण बल है वो भी कम है, तभी अलग कर पा रहे हैं। अगर आकर्षण बल ज़्यादा होता तो ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते और हम इनको अलग भी नहीं कर पाते। तो इससे हमें पता चलता है कि जो पानी के कण हैं उनके बीच कुछ गैप है, कुछ खाली जगह है और आकर्षण बल कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई भी जो पदार्थ होगा वो कणों से मिलके बना है, हमें उसकी विशेषता बतानी है। चाहे आप किसी भी पदार्थ की बात करें, ठोस है, द्रव है, गैस है, कोई भी पदार्थ है वो कणों से ही मिलके बना हुआ होता है। आपसे पूछा गया है उनकी विशेषता क्या होती है। सबसे पहली बात तो जैसे मान लिया ये हमारे पास कोई पदार्थ है तो ये ऐसे छोटे छोटे कणों से मिलके बना हुआ है। कण बहुत ही छोटे होते हैं, बिना माइक्रोस्कोप के हम उनको देख ही नहीं सकते। तो हर एक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बना है। उन कणों के बीच में थोड़ी बहुत खाली जगह होती है, और वो खाली जगह होगी तभी तो वो गति कर पाएंगे। खाली जगह है तो ये इधर गति कर सकता है, वो उधर गति कर सकता है, ये ऊपर ये नीचे, इस तरीके से गति कर सकते हैं। अगर जगह ही नहीं होगी तो गति कैसे करेंगे?
तो जो पदार्थ होगा उसके कण बहुत छोटे होंगे, उनके बीच थोड़ी बहुत रिक्त स्थान आपको मिलेगा और वो गति करते रहते हैं लगातार। और साथ ही ये जो कण होते हैं ये एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। दो कण हैं, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जिसके कारण ये बंधे रहते हैं। कोई भी ठोस चीज़ है वो अपने आप बहती नहीं है ना, क्योंकि उनके बीच आकर्षण बल ज़्यादा है। द्रव में थोड़ा कम है, गैस में बिल्कुल कम है, लेकिन आकर्षण बल सबके अंदर है। नेक्स्ट है, अब आपको ये कुछ पदार्थ दे रखे हैं और आपको इनको इनके घनत्व के हिसाब से लगाना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए घनत्व होता क्या है। द्रव्यमान को अगर हम आयतन से डिवाइड करते हैं तो घनत्व आता है। घनत्व को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा गाढ़ी है, जितनी ज़्यादा भारी है, उसको हम उसका घनत्व बोल सकते हैं समझने के लिए। तो हमें उसी हिसाब से इसको लगाना है। अब लोहा आपने देखा होगा, लोहा सबसे ज़्यादा भारी है। या फिर आप इधर से देखिए, जो वायु होती है वो वायु बहुत हल्की होती है। आप आराम से उसमें अपना हाथ चला रहे हो, आपको फील भी नहीं होगी, आप आराम से गति कर रहे हो। तो वायु का जो घनत्व है सबसे कम है। उसके बाद जो चिमनी में से धुआं निकलेगा वो थोड़ा ज़्यादा घनत्व होगा। रुई अब उससे रुई में उससे ज़्यादा वेट भी है और रुई उससे ज़्यादा मतलब एक तरीके से भारी भी है। तो उसके बाद रुई आएगी। रुई के बाद जल जो है वो और भी भारी है। फिर शहद वो और गाढ़ा है, चाक और गाढ़ा है, और लोहा सबसे ही गाढ़ा और सबसे भारी। तो ऐसे हम घनत्व के हिसाब से लगा सकते हैं। जनरली घनत्व के हिसाब से लगाते टाइम आपको याद रखना है कि जो गैस होती हैं उसका घनत्व सबसे कम, उसके बाद द्रव का, और सबसे बाद में ठोस का। इसमें भी ऐसे ही हुआ है। जो वायु थी वो गैस थी, चिमनी का धुआं भी गैस था। उसके बाद रुई, जल और शहद ये द्रव है। चौक और लोहा जो है ठोस है। इनमें आप देख सकते हो ये दोनों ही ठोस हैं, लेकिन लोहा ज़्यादा भारी है तो वो पीछे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि हमें कोई भी जो पदार्थ होता है उसके 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। आपको उनको मतलब उनके बीच में जो अंतर है वो हमें बताना है। किस किस बेसिस पे बताना है वो आपको दे रखा है। तो ये टेबल तो आपको बहुत अच्छे से याद ही कर लेनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा ही पेपर में पूछ लिया जाता है कि ठोस, द्रव और गैस में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या अंतर होता है। तो सबसे पहली बात जो होती है, जो ठोस होता है, आकार से हम देखेंगे। आप एग्जाम्पल से याद रखिए, पहले एक एक एग्जाम्पल लिख लीजिए और फिर उस एग्जाम्पल से कंपेयर करते हुए इनके आंसर लिख लीजिए। तो जो भी ठोस पदार्थ होगा, आपने देखा होगा कि उसका आकार बिल्कुल निश्चित है, उसकी जो सीमाएं हैं, उसकी जो बाउंड्री होती है वो बिल्कुल फिक्स रहती है। ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे मान लिया एक लोहे की कोई बड़ा सा बॉक्स है, या तो क्या उसकी जो बाउंड्री है वो तो फिक्स रहेगी? ऐसा तो नहीं है ना, कभी वो कम हो जाएगा, कभी उसका साइज बढ़ जाएगा अपने आप, ऐसा नहीं होगा। तो जो ठोस होता है उसका आकार बिल्कुल निश्चित रहता है, स्पष्ट होती हैं उसकी सीमाएं, कम ज़्यादा नहीं होती बार बार। लेकिन जो द्रव होता है उसका आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव को आप जिस भी बर्तन में डालोगे वो वैसा ही आकार ले लेगा। जैसे ये द्रव, जैसे बॉक्स है, ठोस में ये बॉक्स है, इस बॉक्स को आप कहीं मर्जी रख दो, किसी भी रूम में रख लो, किसी भी बर्तन में रख लो, ये ऐसा ही रहेगा। लेकिन जो पानी है, पानी अगर गिलास ऐसा है तो उसके अंदर पानी भी ऐसे ही डलेगा, ठीक है। अगर बड़ी सी प्लेट है और उसके अंदर पानी डालोगे तो उस पूरे में फैल जाएगा, और बड़ी है तो उस पूरे में फैल जाएगा। लेकिन ये जो बॉक्स है, आप इसको कितनी भी बड़ी, इतनी बड़ी में भी रखोगे तो भी ये इतनी ही जगह लेगा, कहीं भी रखो। ठोस में क्या है, उसका आकार बिल्कुल निश्चित है, उसकी बाउंड्री बिल्कुल फिक्स है, वो वैसे ही रहेगा। लेकिन द्रव में क्या है, जैसे बर्तन में डालो उसमें पूरे में वो फैल जा रहा है। और गैस में भी ऐसा ही है कि गैस का आकार निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट है आयतन। आयतन को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कितनी अमाउंट है उसके अंदर, कितनी मात्रा है उसके अंदर। तो जो ठोस होता है उसका आयतन बिल्कुल निश्चित रहता है, जो द्रव है उसका आयतन भी निश्चित रहता है। लेकिन जो गैस होती है उसका आयतन निश्चित नहीं होता है। गैस भी क्या होती है, जिस भी बर्तन में हम उसको डालेंगे उसी का आकार ले लेगी, उसी का आयतन ले लेगी, ठीक है। द्रव में आयतन निश्चित है, ये आप कैसे समझ सकते हैं। ठोस जो है, ठोस का भी आयतन निश्चित है। मतलब कोई चीज़ है वो अगर 1 किलो है, मान लिया आपने कि 1 किलो आटा है आपके पास, तो वो 1 किलो ही रहेगा।
आप उसको किसी भी बर्तन में डालो, कैसे भी उसको मेज़र करो, वो 1 किलो ही रहेगा। ऐसे ही जो द्रव है, अगर आपके पास 1 लीटर दूध है तो आप उसके किसी भी बर्तन में डाल के मेज़र करें तो वो 1 लीटर ही रहेगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जो गैस होती है उसमें ऐसा नहीं है। गैस को आप जिस भी बर्तन में डालोगे वो उस बर्तन में पूरे में फैल जाएगी और उसी के जितना आयतन वो बना लेगी, ऐसा होता है। उसके बाद है दृढ़ता। दृढ़ता का मतलब है कि वो कितना दृढ़ है, कितना कठोर है। जो ठोस होते हैं वो ज़्यादा दृढ़ होते हैं, बहते नहीं हैं बिल्कुल भी, जो उनकी शेप है वैसे ही रहेगी। उसके बाद जो द्रव होते हैं वो इतने ज़्यादा दृढ़ नहीं होते हैं, बह सकते हैं। और जो गैस है वो तो पूरे रूम में ही फैल जाती हैं। पानी है, अगर पानी को आप गिराओगे तो वो इतनी दूर तक फैलेगा, लेकिन गैस जो है वो अगर रसोई में से गैस लीक हो रही है तो उसकी स्मेल पूरे घर में फैल जाएगी। या एक बच्चे ने परफ्यूम लगाया है तो उसकी स्मेल पूरे घर में फैल जाएगी। तो क्या हो रहा है, गैस भी बहती है लेकिन गैस का फ़्लो ज़्यादा है, द्रव भी बहता है लेकिन द्रव का फ़्लो कम है। उसके बाद कणों के बीच में आकर्षण, जिनके बीच जितना ज़्यादा आकर्षण होगा तो वो बिल्कुल बांध के रखेगा, उसकी शेप फिक्स रहेगी। तो सबसे ज़्यादा आकर्षण किस में होगा, ठोस में। लिक्विड में उससे कम, क्योंकि वो थोड़ा आकर्षण कम हो गया तो वो थोड़ा सा बहने लगे हैं। गैस में बिल्कुल ही कम, तो वो इतना बह गए हैं कि पूरे घर में फैल गए हैं। उसके बाद जो कणों की स्थिति, कि मतलब कण कितने पास पास हैं, तो ठोस में सबसे ज़्यादा, द्रव में उससे कम और गैस में बहुत ही दूर दूर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा संपीड़िता। संपीड़िता का मतलब वो होता है कि हम उसको अगर दबा रहे हैं और वो दब रहा है, कोई भी पदार्थ है, आपने उसको दबाया, उसके ऊपर फोर्स लगाई, बल लगाया, और अगर वो दब गया तो उसको हम बोलेंगे संपीड़िता। तो जो ठोस होते हैं उनके अंदर संपीड़िता ना के बराबर होती है। जैसे एक दीवार है, अगर आप दीवार पे ज़ोर से प्रेस करोगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि दीवार के अंदर आपका हाथ घुस जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ठोसों के अंदर संपीड़िता ना के बराबर होती है, नगण्य ना के बराबर, बिल्कुल होती ही नहीं, ऐसे समझ लो। लिक्विड के अंदर जो द्रव होते हैं उसके अंदर थोड़ी बहुत संपीड़िता होती है। जैसे लिक्विड पानी है, पानी के अंदर अगर हम हाथ को डालते हैं तो चला जाता है ना हमारा हाथ नीचे, तो संपीड़िता होती है। और गैस में तो बहुत ही ज़्यादा होती है, गैस में तो इतना ज़्यादा होती है कि हम बहुत कम फील कर पाते हैं। उसके बाद है, अब जैसे हवा में अगर हम अपने हाथ को इधर से उधर गति करवा रहे हैं तो आराम से हो रहा है, तो उसमें संपीड़िता सबसे कम है। उसके बाद है विसरण। विसरण का मतलब यही है कि वो अपने आप ही घुल के किसी पदार्थ में और फैल जाए। तो ठोस, अगर आपके पास आपने 2 ठोसों को एक साथ रख रखा है, ये नमक को और ये चीनी को आपने रख रखा है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि दोनों घुल जाएंगे अपने आप ही बिना घोले। पानी में अगर डालेंगे तो बात अलग है, लेकिन अगर बाहर ही हमने 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक को रख लिया है तो क्या वो अपने आप ही एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, घुल जाएंगे। मिक्स होने का मतलब घुल जाएंगे बिल्कुल अच्छे से, वो भी अपने आप ही, ऐसा नहीं होता है। तो जो ठोस होते हैं उनके अंदर विसरण नहीं होता है, द्रव में होता है और गैसों में सबसे ही ज़्यादा होता है। उसके बाद अब आपको बताना है कि दृढ़ता क्या होती है। दृढ़ता मैंने आपको बताया है कि क्या होता है, अगर हमने बाहर से कोई भी बल लगाया और जो भी पदार्थ है हमारा, अगर वो अपने आकार को नहीं बदल रहा है तो इसका मतलब वो दृढ़ है। और अगर उसका मतलब वो कितना बाहर से बल लगाने के बाद कितने उसके अंदर पावर है कि वो अपने आकार को ना बदले, वो है उसकी दृढ़ता। तो ठोस में बहुत ज़्यादा कण पास पास हैं, उनके बीच आकर्षण का बल भी बहुत ज़्यादा है, तो आप बाहर से फोर्स लगाओगे तो ऐसा नहीं है ना कि उनकी शेप बदल जाए, शेप नहीं बदलेगी। तो इसका मतलब जो ठोस होते हैं वो सबसे ज़्यादा दृढ़ हैं, द्रव और गैस कम दृढ़ होते हैं। नेक्स्ट है संपीड़िता। संपीड़िता मैंने आपको बताई कि आप दबा रहे हो और वो दब रहा है, तो इसको लिखोगे कैसे। कोई भी जो पदार्थ होता है मैंने आपको बताया ना कि पदार्थ के कणों के बीच थोड़ा थोड़ा खाली जगह मिलेगी। तो अगर हम बाहर से कोई बल लगा रहे हैं और जो पदार्थ के कणों के बीच अगर ज़्यादा खाली जगह होगी तो वो नीचे दब जाएंगे, वो आगे गति कर जाएंगे, इसको हम बोलेंगे संपीड़िता। और जिनमें बल लगाया और नहीं वो गति करे, नहीं वो नीचे की तरफ प्रेस हो, तो वो संपीड़िता नहीं है उसके अंदर। तो संपीड़िता ठोसों में तो नहीं होती है, द्रव और गैसों दोनों में होती है, और गैस में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ठोस में संपीड़िता नहीं है तभी तो उसकी जो आकार है वो बिल्कुल फिक्स है, अदरवाइज उसका आकार चेंज हो जाता। ठीक है, संपीड़िता में कैसे क्या होता है, ये हमारे पास कोई भी पदार्थ है और पदार्थ के ये कण हैं और आपने यहाँ से बाहर से बल लगाया
और बल लगाने के बाद क्या हो रहा है, अगर ये वाला नीचे खाली जगह है तो ये ऊपर वाला कण नीचे आ जाएगा ना, ऐसे ही ये वाला कण नीचे आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ऊपर से आपने दबाया, ये सारे कण नीचे जा रहे हैं, तो आपके हाथ अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब ये क्या है, संपीड़ित हो रहा है। तो ये होती है संपीड़ितता। और ये ठोसों का गुण नहीं है, द्रव और गैसों का गुण है। तरलता, बहना। कोई भी पदार्थ है अगर उसके अंदर बहने की प्रवृत्ति है तो उसको हम बोलेंगे तरलता। तो ठोस पदार्थ को तो रख दो, वो बह के, ऐसा तो नहीं है कि बुक को रखी हुई है और वो अपने आप बह के आगे चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो तरलता ठोसों के अंदर तो होती नहीं है, लेकिन द्रव जो होता है, पानी गिर जाएगा तो बह के आगे चला जाएगा, जैसे नदी में बहता है। ऐसे ही जो गैस होती है वो पूरे घर में फैल जाती है, तो उनमें बहना होता है। द्रव और गैस ये दोनों बहते हैं, जबकि ठोस नहीं बहता। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, किसी भी बर्तन में अगर हम गैस को भर रही हैं तो क्या होगा, वो आसानी से भरी जाएगी। क्यों भरी जाएगी, क्योंकि जो गैस के कण जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच बहुत खाली जगह होती है और वो आराम से गति करते रहते हैं। तो जिस भी बर्तन में हम डालेंगे वो क्या करेंगे, गति करेंगे और पूरे बर्तन में फैल जाएंगे और पूरे बर्तन में गैस जो है वो भरी जाएगी। गैसों के कण बहुत दूर हैं, उनके बीच का मतलब आंतरिक जो बल होता है, आकर्षण का जो बल होता है वो बहुत ही कम होता है और गति करते रहते हैं जल्दी जल्दी, तो गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है आकार। आकार का मतलब है कि उसकी शेप कैसी है, और शेप किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जो भी हमारा पदार्थ है छोटे छोटे कणों से मिलके बना है। अगर कणों के बीच आकर्षण बल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो एक दूसरे को बांध के रखेंगे, उसका आकार बिल्कुल फिक्स रहेगा, स्थिर रहेगा, निश्चित रहेगा। और किसका आकार निश्चित रहता है, ठोसों का। जबकि जो द्रव और गैस होते हैं उनके अंदर आकर्षण बल थोड़ा कम होता है, तो उनका आकार निश्चित नहीं है। उनको जिस भी बर्तन में डाल रहे हो वो वैसा ही आकार ले रहे हैं। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मतलब क्या है, नाम से ही हमें पता चल रहा है, अगर उसके कण गति में हैं, कोई भी पदार्थ है और उसके कण गति में हैं, तो उन जितनी ज़्यादा गति करेंगे उतनी ही ज़्यादा उनके अंदर गतिज ऊर्जा होगी। गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है। अब ठोसों के अंदर तो कम गैप है, गति भी कम करते हैं, तो उनकी गतिज ऊर्जा सबसे कम, फिर द्रव की उससे ज़्यादा, और गैस के कणों के बीच में तो बहुत ज़्यादा। जैसे ये गैस है हमारे पास, मान लिया ये एक मिनट, मान लिया ये एक गैस है हमारे पास और इतना गैप है इनके बीच में, तो ये तो आराम से इतनी दूर तक गति कर सकते हैं कण, ऐसे नीचे तक, ऊपर तक, साइड में, कहीं भी। तो इतनी आसानी से ये गति करेंगे, जितना ज़्यादा ये गति करेंगे उतनी ही ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट है घनत्व। घनत्व मैंने आपको बताया, घनत्व का आपको फॉर्मूला याद रखना है। क्या होता है घनत्व, द्रव्यमान को अगर हम आयतन से भाग कर देते हैं तो वो आता है घनत्व। घनत्व सबसे ज़्यादा एक तरीके से भारी कोई चीज़ कितनी है, तो सबसे ज़्यादा किसका घनत्व होगा, ठोस का, उसके बाद द्रव का, और गैस का सबसे ही कम। नेक्स्ट है हमारा, अब हमें कारण बताना है। कोई भी जो गैस है अगर हम उसको किसी भी बर्तन में भरते हैं, वो उस बर्तन को पूरा ही भर देती है। क्यों भर देती है, क्योंकि जो गैस है उसके कणों के बीच बहुत ज़्यादा गैप है, और वो जितना ज़्यादा गैप होगा वो उतनी ही ज़्यादा गति करेंगे, उनकी उतनी ही ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगी। तो गैस के कण जो होंगे उनको हम जिस भी बर्तन में डालेंगे वो गतिज ऊर्जा ज़्यादा होने के कारण उस पूरे बर्तन में फैल जाएंगे और बर्तन को भर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो लकड़ी की मेज़ होती है वो ठोस होती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो ठोस की हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है, ऊपर जो विशेषताएँ पढ़ी हैं, वो सारी की सारी मेज़ के अंदर मिलती हैं, इसलिए हम उसको ठोस बोलेंगे। ठोस में क्या होता है, आकार निश्चित होना चाहिए। तो मेज़ का आकार बिल्कुल निश्चित है, ऐसा तो नहीं है ना अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसे ही जो ठोस होते हैं वो बहते नहीं हैं, तो मेज़ भी नहीं बहती, एक जगह रखी रहती है। अगर हम मेज़ को दबाते हैं तो वो दबती नहीं है, मतलब उसके अंदर संपीड़ितता नहीं है। तो ठोस वाले सारे गुण हैं उसके अंदर, इसलिए उसको हम ठोस बोलेंगे। हवा में ये एक पार्ट रह गया भाई बीच में से, गैस जो है बर्तन की दीवारों पर दबाव लगाती है। ऐसा होता है क्योंकि गैस के जो कण हैं दूर दूर हैं। अब उसको जिस भी बर्तन में डालेंगे तो आराम से गति करेंगे, और गति करेंगे तो क्या होगा, बर्तन की दीवारों के साथ टकराएंगे, और टकराएंगे तो उसके ऊपर दबाव लगाएंगे। ठीक है। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन अगर एक ठोस लकड़ी का टुकड़ा है और उसके ऊपर हाथ चलाएंगे तो क्या हमारा हाथ चल जाएगा। गैस के जो कण हैं
बहुत दूर दूर हैं, बहुत खाली जगह है उनके बीच, तो हम उसमें आराम से अपना हाथ चला सकते हैं। लेकिन लकड़ी के कण बहुत पास पास हैं, उनके बीच आकर्षण का बल भी ज़्यादा है, तो अगर हम उसके ऊपर हाथ चलाएंगे तो हमें ही चोट लगेगी। लेकिन अगर हम कराटे में बिल्कुल दक्ष हैं, हमारे अंदर कराटे वाली स्किल है, और उसके बाद हम उसको मारते हैं तो वो पत्थर ही टूट जाता है। यही आपसे बोला गया है। नेक्स्ट है जो ठोस होते हैं। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि ठोसों का घनत्व ज़्यादा होता है, द्रव का कम होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो बर्फ़ है, बर्फ़ एक ठोस है और पानी जो है वो द्रव है। तो बर्फ़ का ज़्यादा होना चाहिए घनत्व और पानी का कम होना चाहिए। लेकिन बर्फ़ जो होती है उसको जब हम पानी के ऊपर डालते हैं तो वो तैरती है। अगर इसका घनत्व ज़्यादा होता तो ये डूब जाती, लेकिन हो क्या रहा है, बर्फ़ जो है वो पानी के ऊपर तैर रही है। तो आपसे पूछा गया है ऐसा क्यों होता है। जनरली तो ठोस का घनत्व ज़्यादा ही होता है द्रव के कंपैरिजन में। लेकिन जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ के केस में क्या होता है, बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। और कम क्यों होता है, क्योंकि बर्फ़ का जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी आकृति है, वो ही इस संरचना ही इस तरीके से जैसे पिंजरा होता है, पिंजरे जैसी उसकी आकृति होती है, तो उसके बीच में बहुत ज़्यादा खाली जगह होती है। जनरली ठोसों के बीच में कम खाली जगह होती है ना, लेकिन बर्फ़ की शेप ऐसी है कि बर्फ़ के अंदर बहुत ज़्यादा खाली जगह होती है, तो इसीलिए उसका घनत्व कम है और वो तैरती है। आप लोगों ने कभी नोटिस करना, मान लिया ये एक कटोरा है और हमने इसको पूरा पानी से भर के रख दिया है फ्रीजर के अंदर, लेकिन जब इसकी बर्फ़ जमेगी ना तो वो बर्फ़ कटोरे से थोड़ा ऊपर तक जमेगी। क्यों, जबकि पानी तो इतना लेवल था, पानी का लेवल इतना था, जबकि बर्फ़ का लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि वो जो पानी जब जम रहा है, बर्फ़ बन रहा है, तो बीच में कहीं कहीं उसमें बहुत सारी खाली जगह है। उसकी शेप ही ऐसी है, पिंजरे के जैसी शेप है उसकी। पिंजरे में क्या होता है, बीच में खाली जगह होती है ना, तो उसी तरीके से बर्फ़ में भी बीच में खाली जगह होती है, जिसकी वजह से उसका घनत्व कम हो जाता है और वो पानी के ऊपर तैरती रहती है। नेक्स्ट है, अब हमें क्या करना है, आपको तापमान दे रखा है केल्विन में और हमें इसको बदलना है सेल्सियस में। तो आपको सीधा याद रखना है, अगर आपको केल्विन दे रखा है और उसको सेल्सियस में बदलना है, केल्विन को अगर आप सेल्सियस में बदलना चाहते हो तो उसके अंदर से 273 घटा दो, 273 को उसमें से घटा दो तो आपके पास सेल्सियस बच जाएगा। तो 300 में से 273 को आप घटाओगे तो कितना बचा, 27, तो ये 27 डिग्री सेल्सियस बन गया। ऐसे ही 573 में से 273 घटाओगे तो कितना बचा, 300, तो ये 300 डिग्री सेल्सियस बन गया। ठीक है, ये आपको ऐसे ही करके दिखा रखा है। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास केल्विन। अगर हमें केल्विन में दे रखा है और उसको अगर हम सेल्सियस में बदलना चाहते हैं, मतलब केल्विन जो होता है वो कैसे निकलता है, जो भी सेल्सियस में टेम्परेचर होता है उसके अंदर 273 को, ये 3 2 बार लिखा गया है यहाँ पे, इसको ठीक कर लेना, 273 को अगर जोड़ देंगे तो केल्विन बन जाएगा। ठीक है, अब हमें केल्विन में दे रखा था और सेल्सियस में निकालना था, तो 273 को घटा दो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब आपको इन्होंने तापमान बता रखा है और आपसे पूछा गया है कि इतने तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। जल जो होता है वो तीनों रूपों में हमें मिलता है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों में ही। तो आपसे पूछा गया है अगर 250 डिग्री सेल्सियस तापमान है कहीं पे, तो पानी हमें किस रूप में मिलेगा। हमें क्या पता है कि जो पानी है वो कितने टेम्परेचर पे जाके उबलता है, कितना है उसका क्वथनांक, क्वथनांक है का मतलब है उबल कितने टेम्परेचर पर रहा है। तो पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। और 250 सेल्सियस की बात अगर की जा रही है तो ये तो 100 से बहुत ज़्यादा हाई है। तो पानी तो 100 पे उबलना शुरू हो गया था, तो 250 पे तो वो बिल्कुल भाप के रूप में हमें मिलेगा। तो वाष्प के रूप में या भाप के रूप में या फिर गैसीय अवस्था में, कैसे भी आप लिख सकते हो, सब ठीक है। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है 100 डिग्री सेल्सियस। अभी मैंने आपको क्या बताया कि पानी जो होता है वो 100 डिग्री पे उबलना शुरू करता है। तो पानी उबल रहा है तो वो द्रव भी है और उबल के उसकी भाप भी बन रही है, तो वो गैस भी है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी हमें द्रव और गैस दोनों ही स्टेट में मिलेगा। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है कोई भी पदार्थ आपको दे रखा है, अगर उसकी अवस्था बदल रही है, जैसे ठोस से वो द्रव बन रहा है या द्रव से वो गैस बन रहा है, तो उस टाइम पे उसका तापमान जो है वो स्थिर रहता है। ऐसा क्यों होता है, जैसे मान लिया, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लिया ये आपके पास बर्फ़ है ठीक है,
और नीचे यहाँ पे हमने एक बर्नर जला रखा है, ठीक है, और हम ऊपर से इसका तापमान माप रहे हैं। तो बर्फ़ जो होती है उसका तापमान कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ जमती है, तो तापमान होगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमने इसके अंदर थर्मामीटर लगाया और मापा, इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस मिला। उसके बाद हमने बर्नर को जला दिया है। अब बर्नर जल रहा है तो तापमान बढ़ना चाहिए ना, तो ये 0 से 1 2 3 4 ऐसे बढ़ना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, अब भी हम इसके अंदर थर्मामीटर लगा के अगर चेक कर रहे हैं तो 0 ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि जितना भी हम नीचे से ऊष्मा दे रहे हैं वो सारी की सारी ऊष्मा कहाँ खर्च हो रही है, पानी बर्फ़ के रूप में था ना, अब वो बर्फ़ से पिघलेगा और वो द्रव में आएगा। तो पानी की जो अवस्था है उसको बदलने में वो सारा तापमान, सारी ऊष्मा वहाँ खर्च हो रही है, तो इसलिए तापमान नहीं मतलब नहीं चेंज होता है। तो कोई भी पदार्थ है अगर उसकी अवस्था में परिवर्तन आ रहा है, वो एक रूप से दूसरे रूप में जा रहा है, तो तापमान बिल्कुल स्थिर रहेगा, उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो भी आपने ऊष्मा दी वो क्या कर रही है, उसके पदार्थों के बीच आकर्षण का बल है, उसको तोड़ने का काम कर रही है। जैसे आपको पता है ना कि ठोस के कण बहुत ही पास हैं, तो ऊष्मा उनके बीच का आकर्षण बल सबसे ज़्यादा, गैस जो द्रव होगा उसके थोड़ा दूर दूर है तो वहाँ पे आकर्षण का बल थोड़ा कम, और जो गैस के कण हैं बहुत ही दूर हैं, आकर्षण बल बहुत ही कम। तो अगर कोई पदार्थ ठोस से द्रव में बदलना चाह रहा है तो उसके अंदर जो आकर्षण का बल ज़्यादा है, तो जितनी भी आप ऊष्मा दोगे वो क्या करेगी, इस आकर्षण को कम करेगी, इन कणों को एक दूसरे से अलग अलग करेगी। तो इस चीज़ में वो सारी ऊष्मा खर्च हो गई, जिसकी वजह से तापमान नहीं बढ़ा। और ये अलग अलग होंगे तभी तो, थोड़ा दूर दूर होंगे तभी तो ये ठोस से द्रव बनेगा, और दूर दूर होंगे तो ये द्रव से गैस बन जाएगा, ठीक है। तो कोई भी पदार्थ है जब उसकी अवस्था में परिवर्तन आता है तो तापमान बिल्कुल स्थिर रहता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी ऊष्मा हम उसको देते हैं वो पदार्थ के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ने में खर्च हो जाती है, प्रयुक्त हो जाती है, इसलिए कोई तापमान नहीं बढ़ता। और जितनी भी ऊष्मा हम उसको दे रहे हैं जिसकी वजह से अवस्था में परिवर्तन आ रहा है उसको हम गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, क्योंकि वो गुप्त है ना, वो छुप गई है, उसको हम थर्मामीटर से मेजर कर रहे हैं, वो मेजर भी नहीं हो रही। तो अवस्था परिवर्तन के टाइम पे जितनी भी ऊष्मा दी जाती है वो होती है गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट है हमारा वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने की विधि बताइए। वायुमंडल में जो गैस है, मतलब आपसे मेनली क्या पूछा गया है कि गैस है कोई भी चीज़ और गैस को हम द्रव बनाना चाहते हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि गैस के कण जो होते हैं वो ज़्यादा दूर होंगे, जबकि जो द्रव होता है उसके कण जो होंगे वो थोड़े ज़्यादा पास होंगे। तो हम गैस को द्रव बनाना चाहते हैं, तो एक तो तरीका क्या है कि हम ऊपर से दबाव लगाएं और ये कण थोड़ा पास पास आ जाए। तो दबाव को अगर बढ़ा दें तो गैस के कण पास पास आ जाएंगे और वो द्रव बन जाएगा। दूसरा क्या है, अगर हम तापमान को कम कर दें, तापमान को कम कर देंगे तो क्या होगा, कण अपने आप ही पास पास आ जाएंगे। जैसे पानी है वो भाप बन के उड़ रहा था और आपने ऊपर प्लेट ढक दी है, और तो क्या होगा, ऊपर अब वो क्या होगा, सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा और वो दोबारा से पानी की बूंदें बन जाएंगी। तो तापमान को कम करने से भी हम गैस को द्रव में बदल सकते हैं। ये दे रखा, देखो ये कण दूर दूर थे गैस के, हमने ऊपर से पिस्टन लगा रखी है, दबाव को बढ़ाएंगे तो ये कण पास पास आ जाएंगे, और जैसे ही ये कण पास पास आ जाएंगे तो ये द्रव बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, जो गर्मी के दिन होते हैं, जब बहुत ही शुष्क दिन है, मतलब हवा में बिल्कुल भी नमी नहीं है, बहुत गर्मी है, बारिश आए बहुत दिन हो गए हैं, तो अगर हम ऐसे दिनों में कूलर चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडी कर देता है ना वो। तो ऐसा क्यों करता है? क्यों करता है? क्योंकि शुष्क दिन है, इसका मतलब नमी बिल्कुल नहीं है, और गर्मी का तक टाइम है, तो इसका मतलब तापमान थोड़ा ज़्यादा है। तो दोनों ही केसेस में जैसे ही तापमान बढ़ता है तो वाष्पीकरण की, तापमान के बढ़ने के साथ ही वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। दूसरा, अगर नमी कम है हवा के अंदर तो भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। तो गर्मी के दिनों में दोनों काम हो रहे हैं, बारिश नहीं आई है मतलब शुष्क दिन है, शुष्क दिन होने का मतलब क्या है कि हवा के अंदर नमी नहीं है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। दूसरा, गर्मी है तो तापमान ज़्यादा है, उसकी वजह से भी वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, और जितना ज़्यादा वाष्पीकरण होगा उसकी वजह से क्या होगा, जब वाष्पीकरण होता है तो शीतलता होती है उसके कारण, ठीक है, उसकी वजह से हमें ठंडी फील होती है।
ठीक है, इसमें इन्होंने यही बता रखा है, तापमान बढ़ने और आर्द्रता घटने के कारण वाष्पीकरण बढ़ गया है और वाष्पीकरण के कारण शीतलता उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से कूलर जो होता है वो पूरे ठंडी हवा देता है। क्योंकि कूलर जो होता है, आपने देखा होगा, कूलर के अंदर हम पानी भरते हैं ना, और कूलर का जो फ़ैन है जब वो ऐसे ऐसे घूमता है तो ये जो पानी होता है ये क्या करता है, अब गर्मी है और साथ ही हवा में नमी नहीं है, तो ये सारा पानी क्या करता है, भाप बन के उड़ता रहता है। अब पानी भाप बन के उड़ेगा तो पानी को उड़ने के लिए ऊष्मा चाहिए ना, वाष्प बनने के लिए उसको ऊष्मा चाहिए। वो ऊष्मा कहाँ से लेगा, हवा से ही लेगा, अंदर की हवा से वो वाष्प ऊष्मा लेगा और वो भाप बन के उड़ेगा, तो अंदर की हवा ठंडी हो जाएगी और जिसकी वजह से कूलर इतनी ठंडी हवा देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, गर्मियों में जो हम पानी रखते हैं मटके के अंदर वो ठंडा हो जाता है, क्यों? ये जैसे जितने भी क्वेश्चन है ना इस तरीके से जिनमें ठंडा होता है, उन सब का कारण यही है। अब जो मटका होता है, जैसे ये मटका है हमारे पास, ऐसी शेप है मटके की, मटके के अंदर पानी भरा हुआ है, लेकिन मटके के अंदर बहुत छोटे यहाँ पे छिद्र होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन उन छिद्रों में से क्या होता है, पानी जो है वो रिस के बाहर निकलता रहता है। बाहर क्या है, बाहर बहुत गर्मी है, तो वो सारा पानी क्या होता है, भाप बन के उड़ता रहता है। अब वो पानी भाप बन के उड़ेगा तो उड़ने के लिए उसको ऊष्मा चाहिए ना, भाप बनने के लिए उसको ऊष्मा चाहिए, तो वो ऊष्मा कहाँ से लेगा, मटके के अंदर जो पानी है उस पानी से वो ऊष्मा ले लेगा और वो भाप बन के उड़ जाएगा। तो यहाँ से उसने ऊष्मा ले ली, जिसके कारण ये अंदर का पानी ठंडा हो गया, तो इसलिए जो मटके का पानी है वो ठंडा रहता है गर्मी के टाइम पे। नेक्स्ट है हमारा, जो एसीटोन या पेट्रोल है या फिर जो इत्र होता है, अगर हम उसको अपनी हथेली के ऊपर रखते हैं तो हमारी हथेली जो होती है उसको ठंडा फील होता है। तो यही पूछा गया है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एसीटोन है, पेट्रोल है या इत्र है, कुछ भी है इनमें से, अगर हमने उसको अपनी हथेली के ऊपर रखा है तो आप लोग देखोगे कि थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वो भाप बन के उड़ जाता है, वाष्पीकृत वो हो जाता है, वाष्प बन के वो उड़ जाता है। तो उसको वाष्प होने के लिए ऊष्मा चाहिए, वो ऊष्मा कहाँ से लेगा, हमारी ही हथेली से लेगा वो ऊष्मा, और वाष्प बन के उड़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारी हथेली को ठंडक फील होती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, वाष्पीकरण के कारण। तो ये जितने भी क्वेश्चन आए, जैसे सूती कपड़ा क्यों पहनना चाहिए, मटके का पानी ठंडा क्यों रहता है, इत्र जो होता है वो हमारी हथेली को ठंडा क्यों रखता है, तो इन सब का कारण यही है, सेम वाष्पीकरण। ठीक है, नेक्स्ट है जो कप होता है, अगर हम कप में चाय या दूध डाल के पिएं या उसी दूध या चाय को प्लेट में डाल दें तो प्लेट वाला जल्दी ठंडा हो जाएगा, कप वाला गर्म रहता है थोड़ी देर तक। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि कप का साइज़ है ऐसे और प्लेट का साइज़ है ऐसे, तो कप के अंदर सरफेस एरिया कम है, कप के अंदर तो एरिया इतना सा है और प्लेट के अंदर एरिया इतना बड़ा हो गया है। तो जैसे ही एरिया बढ़ा, एरिया के बढ़ते ही वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, जितना ज़्यादा वाष्पीकरण होगा उतनी ज़्यादा ठंडक होगी, तो जिसकी वजह से चाय या दूध जल्दी ठंडा हो जाएगा। और यहाँ पे कप के अंदर एरिया कम है, एरिया कम होने का मतलब है वाष्पीकरण भी कम होगा वाष्पीकरण, तो वो ठंडा होने में टाइम लेगा, बहुत लेट ठंडी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो ये पूछ रखा, गर्मी में हम सूती कपड़े पहनते हैं, हमें किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों पहनने चाहिए। तो गर्मियों में बिल्कुल लाइट कलर पहनते हैं और सूती कपड़े पहनते हैं, क्यों? क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, हमारे शरीर पे पसीना आता रहता है और जो सूती कपड़े होते हैं वो पसीने को एब्जॉर्ब नहीं करते, अवशोषित नहीं करते, मतलब उसको सोखते नहीं हैं, बल्कि सूती कपड़ों के अंदर बहुत छोटे छेद होते हैं, वो जो पसीना होता है उन छेदों में से वाष्प बन के उड़ जाएगा। अब उसको वाष्प बनने के लिए जो ऊष्मा चाहिए वो हमारे शरीर से लेगा, जिसकी वजह से हमारे शरीर को ठंडक फील होगी। ठीक है, अब ये तापमान आपको दे रखा है, अब की बार केल्विन में दे रखा है और हमें इसको क्या करना है, सेम ही है जैसे पीछे आया था, सेल्सियस में चेंज करना है। तो 273 घटाओ इनमें से, सेल्सियस बन जाएगा। और अगर आपको उल्टा दे रखा हो, सेल्सियस में दे रखा हो और केल्विन में बदलना है तो उसके अंदर 273 को जोड़ देना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखो ये दे रखा, यहाँ पे हमें टेम्परेचर दिया है सेल्सियस में और हमें बदलना है इसको केल्विन में। तो इसको केल्विन में अगर हम बदलना चाहते हैं तो इसके अंदर 273 जोड़ दो। तो 25 में 273 को अगर आप जोड़ रहे हो तो ये कितना बन रहा है, ये बन गया 298। तो ये क्या है, केल्विन। ऐसे ही 273 और 373 को जोड़ लो, आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है हमारा, जो नेप्थलीन होती है, जो कपूर की गोलियाँ होती हैं, वो ठोस होती हैं
लेकिन अगर आप थोड़ी देर के बाद उनको कुछ टाइम के बाद देखते हो तो वो उड़ जाती हैं बिल्कुल भाप बन के, और वहाँ पे हमें बिल्कुल भी द्रव नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, हमें पता भी नहीं चलता कि यहाँ पे नेप्थलीन की गोलियाँ रखी हुई थी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नेप्थलीन जो होता है तो वो ठोस, लेकिन वो वाष्पशील है। वाष्पशील किसको बोला जाता है? कोई ठोस पदार्थ, अगर हमारे पास कोई ठोस है और हम उसको गर्म करते हैं तो पहले वो द्रव बनता है, और गर्म करेंगे तो फिर वो गैस बनेगा। जैसे पानी है, अगर वो बर्फ़ है, मान लिया ठोस रूप में है बर्फ़, फिर हम उसको गर्म कर रहे हैं तो वो पिघल पिघल के पानी बनेगा, और भी गर्म करोगे तो भाप बनेगा। ऐसे होता है। लेकिन एक आध पदार्थ ऐसा भी है जो ठोस है और उसको आप गर्म करोगे तो सीधा वो गैस में बदलेगा, बीच में द्रव में वो नहीं बदलेगा। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनको वाष्पशील पदार्थ बोला जाता है। और ये जो प्रक्रिया होती है ठोस से सीधा गैस में बदलने की, बीच में द्रव में ना बदलने की, इस प्रक्रिया को बोला जाता है ऊर्ध्वपातन। ठीक है। तो नेप्थलीन एक ऐसा ही पदार्थ है जो वाष्पशील है, जो सीधा ठोस से द्रव में बदलता है। ठीक है। तो इसलिए हमें कुछ भी अवशेष उसका नहीं मिलता। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है कि जो इत्र की गंध होती है वो बहुत दूर तक भी अपने आप ही पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि इत्र भी ऐसे ही वाष्पशील पदार्थ है, वो वाष्प बन के उड़ेगा, बहुत जल्दी जल्दी वाष्प बनेगा, हवा के जो कण हैं उनके अंदर घुल जाएगा और सब जगह फैल जाएगी उसकी स्मेल। नेक्स्ट में आपको दिया गया है, ये सारे के सारे पानी है, चीनी है और ऑक्सीजन है। हमें ये बताना है कि इनके अंदर आकर्षण का बल किस में ज़्यादा है, किस में कम है। तो जो गैस होती है उसमें सबसे कम, द्रव में उससे ज़्यादा और ठोस में उससे ज़्यादा। तो ऑक्सीजन में सबसे कम, उसके बाद जल और उसके बाद चीनी। अब आपको यहाँ पे भी बताना है कि ये आपको टेम्परेचर दे रखा है और बताना है कि पानी किस अवस्था में मिलेगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे आपसे पूछा है। 25 डिग्री में क्या होता है? वो द्रव के रूप में रहेगा। 0 डिग्री पे वो क्या होता है? बर्फ़ के रूप में रहता है। और अगर उसको पिघलाने की कोशिश करते हैं तो जब तक पूरी नहीं पिघलेगी तब तक वो 0 पे ही रहेगा। तो 0 में हमें द्रव और ठोस दोनों अवस्था मिलती हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ द्रव अवस्था मिलती है, और 100 डिग्री के पे क्या होता है? उबलने लगता है। तो पानी उबल रहा है तो द्रव भी है और उबल के उसकी भाप भी बन रही है। तो 100 डिग्री पे द्रव और गैस दोनों अवस्था हमें मिलेंगी। ठीक है। अब हमें बताना है, जो कमरे का तापमान होता है वहाँ पे हमें पानी द्रव रूप में मिलता है। 1 मिनट। हाँ, यहाँ गए थे हम। जो पानी होता है, जो कमरे का तापमान होता है वहाँ पे पानी हमें द्रव रूप में मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि पानी का जो हिमांक है, हिमांक का मतलब है जमना, पानी जमता है 0 डिग्री पे और उबलता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या होगा? जो बीच का जितना भी तापमान है वहाँ पे वो द्रव रूप में रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, जो लोहे की अलमारी है वो ठोस है, ये मैंने आपको बताया ही था। रूम टेम्परेचर पे आपसे बात पूछी गई है कि कमरे के तापमान पर वो ठोस है, क्योंकि कमरे का तापमान जो होता है, लोहे की जो अलमारी है उसका जो गलनांक होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। लोहा आपने देखा होगा, अगर हम उसको गर्म भी करते हैं तो इतना आसानी से वो पिघलता नहीं है। बहुत देर तक हम उसको गर्म करेंगे, बहुत देर तक उसको गर्म करते रहेंगे, तब जाके वो पिघलेगा। तो लोहे का जो गलनांक होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ही अधिक होता है। तो इसलिए वो इतनी आसानी से पिघलता नहीं है और कमरे के तापमान पर वो ठोस अवस्था में ही रहता है। नेक्स्ट है हमारा 273 डिग्री पर बर्फ़ को ठंडा करने पर और जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? इन्होंने आपसे क्या बोला? 273 डिग्री केल्विन। इसका मतलब क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी की दोनों अवस्था होती हैं, वो बर्फ़ भी होता है और वो द्रव भी होता है। ठोस और द्रव दोनों रूपों में मिलेगा। तो इन्होंने आपसे पूछा है कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आपके पास बर्फ़ का टुकड़ा भी है और पानी भी है, और अगर आप दोनों को यूज़ कर रहे हो, टच करके देख रहे हो, तो किस में आपको ज़्यादा ठंडक लग रही है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है। तो हमने क्या देखा है कि जब भी कोई भी पदार्थ है और हम उसको अवस्था बदलना चाह रहे हैं तो उसको जो भी ऊष्मा दे रहे हैं वो अवस्था बदलने में यूज़ हो रही है। तो बर्फ़ के अंदर बहुत ज़्यादा ऊष्मा है, इसका मतलब उसने बहुत सारी ऊष्मा को अवशोषित भी कर लिया है। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे आपने बर्फ़ ली, उसको टच किया, या 0 डिग्री सेल्सियस के पानी को टच किया, तो हमें ज़्यादा ठंडा कौन सा लगेगा? बर्फ़ वाला। क्यों? क्योंकि उसने कुछ गुप्त ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित कर लिया है।
ऐसे ही नेक्स्ट में सेम यही रीज़न इसमें आपको देना है। उबलता हुआ पानी है और उसी उबलते हुए पानी की भाप है, और दोनों को अगर आप टच कर रहे हो तो किस में आपको ज़्यादा जलन लगेगी? तो किस में ज़्यादा जलन लगेगी हमें? भाप में। क्यों? क्योंकि भाप के कणों ने क्या किया है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित कर लिया है और उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ गई है। अब वो बहुत ज़्यादा गति भी कर रहे हैं। उनके अंदर जो ऊष्मा उन्होंने अवशोषित की है ना, उस ऊष्मा के कारण जो भाप के कण होंगे उनसे ज़्यादा जलन हमें होगी। नेक्स्ट में आपको दिया गया है, ये देखो, ठोस को अगर हम द्रव में बदलते हैं तो इसका क्या नाम है? द्रव को गैस में बदलते हैं तो इस प्रक्रिया का क्या नाम है? ये आपसे पूछा गया है। तो ठोस को द्रव में जो बदलने की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं संगलन। ए में क्या है? देखो यहाँ से देखो आप इसको, ए में क्या दिया गया है? ठोस को द्रव में आप बदल रहे हो, इसको बोला गया है ए। इस प्रक्रिया का नाम है संगलन। ठीक है। द्रव को आप गैस में बदल रहे हो, इस प्रक्रिया का नाम है बी। तो बी को हम बोलेंगे वाष्पीकरण। ठीक है। नेक्स्ट है, अब आप इस गैस को अगर आप द्रव में बदल रहे हो तो इसको बोला गया है सी, और सी का नाम है संघनन। तो ये नाम ही है, ये आपको याद ही रखनी है। और द्रव को अगर आप ठोस में बदलना चाह रहे हो तो इसको बोलेंगे, द्रव को ठोस में बदलना इसको बोलते हैं जमना। और सीधा ठोस को गैस में बदलना आया था ऊपर, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। और गैस को वापस ठोस में बदलना, इस प्रक्रिया का नाम होता है निक्षेपण। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऊर्ध्वपातन ही दे दिया है, तो इसको आप ठीक कर लेना, इसको बोलते हैं निक्षेपण। ऐसे। ठीक है। तो यही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे। और जो भी बच्चे ऐसी एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं, किसी भी आप एक टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या वैसे ही आप साइंस पढ़ना चाह रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लेना। थैंक यू सो मच।